हो गए स्टूडेंट्स। अच्छा, आरिश मैडम ऑनलाइन में है। अच्छी बात है। भाई भुवनेश्वर, क्या खबर है? पढ़ाई किया? शिफ्टिंग के तुम्हारा क्या है? हाँ। हाँ। तो तुम्हारा क्या है इसमें? ओ, तो पढ़ाई किया? अच्छा, इसका एवोल्यूशन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना आप लोगों का? पूरा हो गया ना? ओ हाँ। एक सेकंड रुक जा। अभी कर लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। एक सेकंड। एक सेकंड रुक जा। हाँ। हाँ हाँ। हेलो। एक सेकंड बेटा। फिर की पठा ली उज्जैनी? वो आई पठाओ बोल। अरे बीच में जाके मुझे बता देते एक बार, मेरे दिमाग से ही निकल गया बेटा। एक सेकंड। कहाँ है वो क्वेश्चन पेपर? ठीक है, यही पाठा चिरे। टाइम दे। आज ही भेज देंगे, आज ही भेज देंगे। डोंट वरी। मिल नहीं रहा है। लास्ट ट्राई करते हैं एक जगह पे, ऊपर है क्यों? आ गया। ये क्वेश्चन बैंक है। 50 क्वेश्चन का। ये दे देते हैं, एक मिल गया। और एक है। और एक है। ये मैं कोहिनूर के लिए बनाया था। अच्छा, ये तो पहले ये मैं जब इसमें था, कोहिनूर के लिए नहीं बना था। एक सेकंड। व्हाट? दोनों, एक सेकंड।
वेस्ट हो रहा है, रुक जा, हम शुरू करते हैं, मैं बता रहा हूँ, भेज देता हूँ मैं। इसको एक चीज चेंज करना है इसमें, तो ठीक है बाकी। उसका नंबर भी मैंने सेव नहीं किया, यही प्रॉब्लम है। अच्छा, इनको भेज सकते हैं, तो सेकंड ऑन भेज सकते हैं। ओके। हाँ, कहाँ तक था मैं अच्छा, फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसमें। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये जो है, दिस कम्स विथ एक्सपीरियंस, राइट। और उसी के वजह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, है ना। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी you can also call it adaptive immunity or specific immunity. Now अगर इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, अगर इस ये है एजर्शन, तो उसका रीजन क्या होगा? बिकॉज इट इज एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस, है ना। इसका रीजन क्या होगा? एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस। व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी? बिकॉज फॉर स्पेसिफिक एंटीजन देयर इज स्पेसिफिक एंटीबॉडी। इट्स नॉट अ जनरलाइज्ड इम्यूनिटी। जनरलाइज्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, कुछ भी आए एक ही तरह का फंक्शन बॉडी करेगा, जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, है ना। आप ये पुराना रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना बेटा, है ना। ठीक है। तो दैट इज अ स्पेसिफिक इम्यूनिटी, आई एम सॉरी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जो मैंने पढ़ाया, इनेट इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी। दोज इम्यून responses will be active for any kind of antigen whatsoever, but here the immune response will be specific for a specific antigen, right? Right. So इसका अगर ये है assertion, ये अगर assertion है, इसका रीजन होगा this immunity is acquired by is achieved by experience, है ना, बाय एक्सपीरियंस। और ये अगर एजर्शन है, तो इसका रीजन होगा स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर synthesized in response to in response to specific antigens, है ना। डन, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब जरा देखिए, एडेप्टिव इम्यूनिटी का फीचर्स के बारे में मैंने चर्चा किया, तो 5 फीचर्स के बारे में चर्चा करा था। नंबर 1 डाइवर्सिटी। तो फीचर नंबर 1 वाज डाइवर्सिटी। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी? फॉर n number of antigens there are n number of antibodies, right? So that is diversification of antibodies with respect to antigen. So for innumerable antibodies, there are innumerable antigens. I'm ulta bol raha, sorry. For innumerable antigens, there are innumerable antibodies which are synthesized by adaptive immunity. Clear? Diversity हो गया। Number 2, एंटीजन स्पेसिफिसिटी। वही डिस्कशन हम लोगों ने करा। एंटीजन स्पेसिफिसिटी क्या है? यही तो है। This is antigen specificity. For every kind of antigen, there is a specific antibody. So for every antigen, in response to every antigen, there is a specific antibody that comes. तो antigen specificity हो गया। इस्लामपुर मुंदिया देख। Number 3, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। बताया था मैंने, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। कृष्णा, इसमें आप बताओ मुझे रिकॉग्निशन, आप मुझे बताओ कि इसमें मैंने ग्राफ्टिंग के बारे में चर्चा किया था पिछले दिन जाते जाते। तो बताइए ग्राफ्टिंग का नाम क्या क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग? बोल।
মাথায় হাত দিচ্ছিস কেন? ভুলে গেছিস মানে? নিজের নাম ভুলে যাস? 2 থাপ্পড় মারবো গালে। 5টা ছিল। এই ছোকরা বল। অটোগ্রাফট, অটোর পরে শুইতে জেনো। ও, তারপর বাকিগুলো তো, হ্যাঁ बाकीগুলো तो ऑटोग्राफ्ट। अभी भी सामान उठा रहे हो क्या? हाँ, होमोग्राफ्टेड आगे একটা ছিল। तू था क्लास में? भाई 30th को था ना तू क्लास में? 30 तारीख को था क्लास में तू? तो কি হলো ক্যাটারপিলার? দুটো চড় মারবো, সামনে দুটো দাঁত ভেঙে যাবে। বল, মার খাবি? কি ভাগ্যলক্ষ্মী? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई आंसर करेगा? पिछले दिन मैंने बताया था। एनीवन हु वांट टू टेल मी? आरिश, सोमा, एनीवन ऑन द प्लेटफॉर्म वांट्स टू टेल? टाइप कर दे बेटा। हाँ बोल। वेरी गुड। अब तो हो गया, बाकी तो बोल ही दिया वो। होमो एंड जेनो। हाँ, तू गाले चौड़ खाबे जिस दिन सीधे हो जावे। इसके रेफरेंस में हम लोगों ने क्या बोला? वी हैव टू स्टडी द ग्राफ्टिंग, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट, और इसके बारे में एनसीईआरटी में चर्चा है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो कहा गया सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? आवर इम्यून सिस्टम इज केपेबल इनफ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ टिश्यूज। अगर लिवर काट के किडनी में लगा दिया चलेगा? ऑर्गेनिज्म तो एक ही है। अगर किडनी में ग्लोमेरुलस काट के कलेक्टिंग डक्ट में लगा दिया चलेगा? नहीं चलेगा। सो माइन्यूट टू माइन्यूट जगह पे भी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ टिश्यूज को डिफरेंशिएट कर पाता है अपना इम्यून सिस्टम। यही तो है। सो आवर इम्यून सिस्टम इज केपेबल इनफ आवर इम्यून सिस्टम, रंगीत কি হচ্ছে রে? ওই জন্য পড়িসনি। ইমিউন সিস্টেম ইজ কেপেবল এনাফ। আমি কেন জিজ্ঞেস করলাম? আমি তো লেখাই নি, তাহলে জিজ্ঞেস করলাম কেন? वाई आई आस्क? कोई भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में कितना देर तक रहता है वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मुझे पता नहीं था, क्या मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने जिक्र किया था लास्ट डे, वो भी पता था मुझे, तो फिर मैंने पूछा क्यों? कुछ तो रीजन होगा। आवर इम्यून सिस्टम इज केपेबल एनफ टू डिफरेंशिएट between the self and non-self tissues within the body, है ना? कोई दिक्कत? एंड देन इसी के रेफरेंस पे हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग से 2 और सवाल पढ़ेंगे बेटा, वो भी जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए। और इसी के रेफरेंस पे हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग। ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन का सवाल कब आता है? जब ग्राफ्टिंग होता है तभी आता है ना। तो ग्राफ्टिंग के बारे में बात करेंगे तो ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट, হেটারোগ্রাফট और জেনোগ্রাফট। এই 5টা নাম শুনেছিল বলে ও বললো 5টা, বাট হেটারোগ্রাফট और জেনোগ্রাফট एक ही है। सॉरी माने, यू शुड बी सॉरी। ऑटोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट कब होता है? विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म अगर होगा, विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, इधर का टिश्यू काट के इधर लगा रहा है, करता है ना, राइनोप्लास्टी वगैरह सब करता है ना आजकल। हाँ, तो ये टिश्यू बॉडी से ही काट के लगाता है। सो ऑटोग्राफ्ट, सो ग्राफ्टिंग between the tissues within the same individual, ये हो गया ऑटोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट তাই তো, মানে ये কি বলে, आइडेंटिकल ट्विंस और मोनोजाइगोटिक ट्विंस। सो ग्राफ्टिंग बिटवीन मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस, ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, इंटरनल एग्जाम का भी क्वेश्चन है। होमोग्राफ्ट बिटवीन सेम स्पीशी, दैट इज होमोग्राफ्ट। तो ग्राफ्टिंग
between the same, by two individuals of the same species, between two individuals of the same species, of the same species. ठीक, xenograft or heterograft, grafting between two individuals of different species, grafting between two individuals of different species. ठीक, any doubts? अब ग्राफ्टिंग का एक लेवल ऊपर का सवाल, एक लेवल ऊपर का सवाल, ग्राफ्ट रिजेक्शन किसके लिए होता है? विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट, क्वेश्चन क्या है? विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब उसमें ऑप्शंस क्या होगा और उसमें क्या आंसर करोगे और क्यों करोगे वो ध्यान से देखो। तो अगर ग्राफ्टिंग होगा तभी तो रिजेक्शन के बारे में बात होगा, सो इट इज रिलेटेड टू टिश्यू रिजेक्शन। ठीक, देखो दो चीज में टिश्यू रिजेक्शन का क्वेश्चन होता है, नंबर वन इज ग्राफ्टिंग, नंबर टू इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। केवल यही दो जगह से टिश्यू रिजेक्शन का क्वेश्चन आएगा, समझे? वन इज ग्राफ्टिंग, द अदर इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो अगर होता है तो सवाल क्या है? विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू रिजेक्शन, ध्यान दीजिएगा। तो टिश्यू रिजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान दीजिए। अब देख, टिश्यू रिजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है माय डियर? टिश्यू रिजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सोचिए सोचिए, पढ़ाया था मैंने, व्हाट इज दिस? MHC2। तो MHC है ये, MHC क्या करेगा? फॉरेन सब्सटेंस को एंटीजन जैसा ट्रीट करेगा। क्या करेगा? इट कैन होल्ड द एंटीजेंस ऑन इट्स सरफेस, ऑलरेडी डिस्कस्ड। इट कैन होल्ड द एंटीजेंस ऑन द सरफेस। तो इफ इट इज नॉट डिस्ट्रॉइंग द सेल, फॉरेन टिश्यू को अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है, देन व्हाट विल इट डू? इट विल होल्ड द एंटीजन ऑन इट्स सरफेस। सही तो रे? The macrophage is holding the antigen on its surface. If this is the macrophage, this mundi is the MHC, and this is the antigen, and then it is calling upon whom? T lymphocytes to kill. खुद पहले मारने की कोशिश करेगा, अगर नहीं मार पाया, ओए छोकरा, खुद मारने की कोशिश करेगा, अगर नहीं मार पाया तो what will it do? It will hold the antigen, हाथ धर, it will hold the antigen on the surface and it will call upon T lymphocyte to kill. तो खुद नहीं मार पाया, कौन नहीं मार पाया? न्यूट्रोफिल नहीं कर पाया, मोनोसाइट्स नहीं कर पाया, मोनोसाइट्स मैक्रोफाज में कन्वर्ट हो गया एंटीजन के प्रेजेंस में, तब भी नहीं कर पाया, तभी जाकर तो ये होल्ड करेगा अपने सरफेस पे। खुद नहीं मार पाया लेकिन इसको छोड़ेगा नहीं। तो MHC कब एक्टिव होता है? एंटीजन आएगा तभी एक्टिव होता है। MHC किसको होल्ड करेगा? एंटीजन को होल्ड करेगा। देन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन? फॉरेन टिश्यू लगाया बॉडी में, फॉरेन टिश्यू लगाया बॉडी में और उसको कंपैटिबल नहीं हुआ वो अपने टिश्यू के साथ, तो कौन रिकॉग्नाइज करेगा? हु विल टेल दैट इट इज नॉट कंपैटिबल? Major histocompatibility complex will tell. So MHC is responsible for graft rejection, but tissue rejection, but organ rejection. Is the question clear? MHC question option এ যদি থাকে তাহলে উত্তর হবে MHC, ভালো করে বোঝো। लेकिन जनरल क्वेश्चन लेवल कम कर दिया, वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? MHC किसके ऊपर रहता है? मैक्रोफाज। व्हाट इज दिस? मैक्रोफाज। मैक्रोफाज ओनली विल प्रोड्यूस MHC, macrophage only will produce MHC, তাই তো? So macrophage is a cell, so it's cell mediated immunity who is responsible for graft rejection. Question है দুটো कैटेगरी, ভালো করে বোঝো, दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। नंबर वन, अगर ऑप्शन में CMI है, CMI माने सेल mediated immunity, तो उसका आंसर CMI होगा। और अगर उससे भी थोड़ा डीप क्वेश्चन आया तो MHC होगा, उससे भी थोड़ा डीप क्वेश्चन आया तो MHC2 होगा। Am I clear with this? No questions asked, no ifs and buts. Clear? वही छोकरा, वही चीज। तो this is MHC2 actually, this is MHC2 actually। तो टिश्यू रिजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन? CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, लेवल 1 क्वेश्चन। इसी का लेवल उठाओ और MHC और उठाओ, टू बी मोर पर्टिकुलर, मोर स्पेसिफिक। ये क्लियर है? यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जब तक ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज करते हैं। सो वी यूज इम्यूनोसप्रेसेंट टू प्रिवेंट ग्राफ्ट रिजेक्शन। व्हाई? इफ द इम्यून सिस्टम इज वेरी एक्टिव, तो अगर हम लोगों ने ग्राफ्टिंग करा तो तुरंत उसको रिजेक्ट करेगा, हाई रिएक्ट करेगा।
तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स लाइक साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम सोर्स। ताई तो एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 183 उधर मिलेगा आपको, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ध्यान दीजिएगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन, टिश्यू रिजेक्शन और ग्राफ्ट रिजेक्शन, है ना। तो इस कंडीशन में यूज ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट्स, ठीक, दैट इज अपने सिलेबस में है साइक्लोस्पोरिन ए फ्रॉम द फंगस जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। एस्कोमाइसिटी से ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ठीक है, डन हो गया। इससे एक्सटेंडेड क्वेश्चन यही होता है, इससे एक्सटेंडेड क्वेश्चन और कुछ नहीं। किडनी ट्रांसप्लांट एक क्वेश्चन हो सकता है, बात है किडनी ट्रांसप्लांट केन क्वेश्चन होते पड़े, केन कि अपना सिलेबस में किडनी ट्रांसप्लांट है। रेनल फेलियर পেজ নাম্বার 299 ভলিউম 1, মানে তোমাদের বইতে হবে, পুরনো বইতে 299। रेनल फेलियर আছে না লেখা, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में लास्ट में लिखा है, देखोगे उससे क्वेश्चन रिलेटेड यही है। खत्म कहानी, समझ में आ गया। अब देख, ये हो गया सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। नेक्स्ट নাম্বার 4 কি বলেছিলাম, আচ্ছা ঠিক আছে চল আরেকটু উপরে করি। নাম্বার 4 सेल्फ लिमिट, हाँ ठीक है इसको कर लेते। सेल्फ लिमिटेशंस, आवर इम्यून सिस्टम knows their own limitation, our immune system knows its own limitation, समझ में आया। our immune system knows its own limitation, so it exactly knows कितना वो कर सकता है, और it exactly knows कब उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को देना है। इसीलिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शिफ्ट करके ह्यूमोरल इम्यूनिटी में चला जाता है। एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है, जहां पे एंटीबॉडीज का परफॉर्मेंस होता है, पार्टिसिपेशन होता है, एंड देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एएमआई, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और एग्जाम का क्वेश्चन, आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन, इंटरनल एग्जाम का भी क्वेश्चन इज एएमआई। एएमआई इज नथिंग बट ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो आवर इम्यून सिस्टम knows its own limitations, and therefore CMI shifts to HI or AMI. HI is humoral, humoral माने कि humor is what, fluid, participation of body fluid, तो humoral immunity which is also called antibody mediated immunity, है ना बेटा। तो एग्जैक्टली इट नोज कब शिफ्ट करना है, कितना तक वो खुद कर पाएगा। अगर मैं सोचो किस लेवल पे है, एक बार एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज एंटीजेंस आए, तब क्या होगा, मोनोसाइट्स कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू मैक्रोफाज। मैक्रोफाज अगर फेल करा तो ये क्या करेगा, will hold the antigen with the help of, बोलो, MHC2 ये जो है। उसके बाद T lymphocytes, उसके बाद B lymphocytes, देखो शिफ्ट कर रहा है। B lymphocytes से प्लाज्मा सेल्स, वहां से एंटीबॉडी। सोचो कैसे शिफ्ट करा फ्रॉम वन टू द अदर। जब वो नहीं कर पा रहा है किसी को शिफ्ट किया, नहीं कर पा रहा है शिफ्ट किया। सो इट इज डूइंग दिस कंटिन्यूअसली एंड प्रोग्रेसिवली। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, ठीक। चलो, तो सेल्फ लिमिटेशन डन। नंबर 5 इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, तो इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर ले। अब देख, our immune system is capable enough to remember the type of immune reaction that occurred against a particular antigen. इसीलिए
सेम एंटीजन अगर नेक्स्ट टाइम फिर से अटैक करेगा, देयर विल बी एन इंटेंस इम्यून रिएक्शन एंड द एंटीजन विल बी इवेडेड अवे. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स. है ना? क्योंकि अपना मेमोरी सेल्स जो होते हैं, मेमोरी सेल्स कैन रिमेंबर किस तरह का इम्यून रिएक्शन हुआ था अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन, एंड देयरफॉर इट इज इवेडेड ऑफ. क्योंकि सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स इज आल्सो कॉल्ड एनामनेस्टिक, और उसका एक ग्राफ भी है, और वो ग्राफ आपके मॉड्यूल में है. वो ग्राफ से सवाल पूछा जाता है. एट द सेम टाइम वो ग्राफ एक्चुअली है कुबीज इम्यूनोलॉजी का, जो किताब है उसी से, द फादर बुक. तो इम्यूनोलॉजिक मेमोरी. सो आवर immune system remembers the type of immune reaction which occurred against a specific antigen. ठीक? With the help of, এই পরের উত্তরটা, with the help of मेमोरी सेल्स. मेमोरी सेल्स कहां कहां रहता है? टी मेमोरी, बी मेमोरी. माने टी लिम्फोसाइट का भी मेमोरी सेल होता है माय डियर, बी लिम्फोसाइट्स का भी मेमोरी सेल्स होते हैं. एम आई क्लियर? क्योंकि टी लिम्फोसाइट के 4 टाइप्स होते हैं: टी हेल्पर, टी मेमोरी, टी सप्रेसर, टी किलर और साइटोटॉक्सिक. लेकिन बी लिम्फोसाइट्स का केवल 2 होता है: बी इफेक्टर एंड बी मेमोरी. एम आई क्लियर? तो लिम्फोसाइट्स के बारे में अगर बात करें, तो अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, विद इन ब्रैकेट एक डिस्कशन स्टार, टाइप्स ऑफ टी सेल्स, इसके बारे में बात करें तो 4 टाइप्स होते हैं माय डियर. टी हेल्पर, जिसका नंबर रिड्यूस्ड होता है इन केस ऑफ एड्स. ये क्वेश्चन टी हेल्पर से कहां से आता है? एक ही क्वेश्चन है अपने सिलेबस का. एड्स में नंबर ऑफ टी हेल्पर गेट रिड्यूस. क्यों पूछेंगे तो कोई आंसर नहीं कर पाएगा, वो मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी. अगर उसको असर्शन बना दे तो आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे. एनसीईआरटी में एक जबरदस्त लाइन लिखा हुआ है, एक छोटा सा 3-4 वर्ड का, मास्टर स्ट्रोक, मजा आ जाए. কিরে ভাগ্যলক্ষ্মী, কিছুই তো পড়াশোনা করছিস? এই তোর জ্যাকেট কোথায়? এই বাবা, হেল্পার, বুঝলি? তোর জ্যাকেট কোথায়? আবার ধুয়ে দিয়েছে, নতুন বছরে নতুন ধুয়ে. टी हेल्पर, फिर टी सप्रेसर, टी मेमोरी, टी किलर और टी साइटोटॉक्सिक. तो एज गोस फॉर हेल्पर, ये तो पता है ना आपको. हेल्पर, सप्रेसर, टी मेमोरी, टी किलर और সাইটোটক্সিক. আবার তুই এটা বলিস না 5টা আছে টি সেল, দেখিস বাবা. ठीक है? इसके बाद टाइप्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, टाइप्स ऑफ बी सेल्स. इसका 2 टाइप है माय डियर, बी मेमोरी, बी इफेक्टर. एम गोस फॉर मेमोरी माय डियर, मेमोरी सेल्स एंड बी इफेक्टर. काम क्या है बाद में पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, सब पढ़ा दे. अब देखिए एक और चीज बताते हैं, जैसे कि मिजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, ये सब जिंदगी में जनरली एक बार ही होता है. उसके बाद अपना बॉडी इम्यूनिटी ले लेता है उसके उसके खिलाफ, तो एंटीबॉडीज क्रिएट कर लेता है वो, और मेमोरी सेल्स में वो याद रखता है. मेमोरी सेल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दीज इन्फेक्शंस, द मेमोरी सेल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. लेकिन इन्फ्लुएंजा बार बार होता है. तो अगर सर एक बार ही जिंदगी में होना है तो इन्फ्लुएंजा में बार बार क्यों होता है? दिस इज ऑल ड्यू टू द लॉन्जिविटी ऑफ द मेमोरी सेल्स. अगर मेमोरी सेल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग और उसका लॉन्जिविटी ज्यादा है, तो वो इंफेक्शन एक बार ही होगा, बार बार नहीं होगा. लेकिन अगर मेमोरी सेल बहुत शॉर्ट लिव्ड है, सो देन वो इंफेक्शन बार बार होगा. एम आई क्लियर? टेटेनी, टिटेनस बोलो. वो तो अलग चीज है, वो बॉडी में इम्यून मेमोरी सेल्स को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है. जो वैक्सीनेशन हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं? अल्टीमेटली तो एंटीबॉडीज देते हैं बॉडी में. टेटनस में जैसे टेटनस टॉक्सॉइड है, या तो एंटी टेटनस सेरम अगर होगा तो एंटीबॉडी डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे ना. तो डायरेक्टली हम लोग एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करेंगे.
तो बॉडी में अगर हम लोग कंटिन्यूअसली एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करेंगे माय डियर, तो एंटी मतलब उस इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग करते हैं। तो क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी का अगर इंफेक्शन है और उसमें हम लोग टिटनस टॉक्सॉइड दिया, टिटनस टॉक्सॉइड इज वन थिंग, वो जन्म से देना चालू करते हैं। और अगर वो नहीं दिया, कट गया, तो फिर हम लोग जो देते हैं दैट इज डायरेक्टली एंटीबॉडी देते हैं। टिटनस टॉक्सॉइड इज नॉट एंटीबॉडी। ভালো করে এটা শোনো, যে জিজ্ঞেস করলো, लेट मी टेल यू दिस क्लियरली। टिटेनस फॉर एग्जांपल, तो बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद उसको एक वैक्सीन का सीरीज दिया जाता है, उसमें बीसीजी भी होता है, टिटनस टॉक्सॉइड भी होता है। ध्यान से सुनिएगा, उस टाइम पे जो टिटनस टॉक्सॉइड हम दे रहे हैं दैट इज एंटीजन, दैट इज एंटीजन। बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। उसी का बूस्टर जैसे बोला 5 साल में दिया जाता है, बुझते पेरेছো। बट जैसे 9 महीने में हम लोग देते हैं मम्स मिजल्स रूबेला एमएमआर, वो भी अपना पहली बार दे रहे हैं और वो एंटीजन दे रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल बाद में कट गया और उस कंडीशन में हम लोग दुकान में जाके कि ये बोलते हैं कि टिटनस दे दो, वो टिटनस क्या है? दैट इज एटीएस, एंटी टिटनस सेरम, दैट इज एंटीबॉडी, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। डायरेक्टली एंटीबॉडी दे रहे हैं बॉडी में, क्योंकि बॉडी का उतना टाइम नहीं है रिस्पॉन्ड करने का। तो इसीलिए डायरेक्टली एंटीबॉडी अगर देंगे तो बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। समझ में आया? मतलब बॉडी जल्दी एंटीबॉडी लेके फाइट करेगा। अगर उस टाइम पे एंटीजन फिर बनाए, एंटीजन आया फिर एंटीबॉडी बॉडी बनाएगा, उतना टाइम नहीं रहता। बुझते पारो? तो टिटनस टॉक्सॉइड इज समथिंग और एंटी टिटनस सेरम इज समथिंग। टिटनस टॉक्सॉइड is the antigen that is given to the body, but ATS is the antibody which is given to the body. ATS हम लोग इमरजेंसी में देते हैं और कंटिन्यूअस एंड प्रोलॉन्ग्ड अगर देंगे तो टॉक्सॉइड देंगे। एम आई क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? अब जरा देखिए, কেন এই প্রসঙ্গটা এলো বলতো? अच्छा हाँ, तो हम लोग जब भी एंटीजन देते हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी का मेमोरी सेल्स जो होते हैं बेटा, बॉडी का मेमोरी सेल्स रिमेंबर्स द टाइप ऑफ एंटीजन। उसी के रेस्पॉन्स में बॉडी किस तरह से रेस्पॉन्ड किया वो भी याद रखता है। अगर मेमोरी सेल्स का लॉन्जिविटी ज्यादा है, देन दैट इंफेक्शन विल ऑकर वंस इन अ लाइफ टाइम और ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम। लेकिन अगर मेमोरी सेल का लॉन्जिविटी कम है, शॉर्ट लिव्ड है, तो दैट इंफेक्शन विल रिकर। जैसे न्यूमोनिया है, जैसे आपका ये है, क्या नाम है इसका, इन्फ्लुएंजा है। तो बहुत सारे डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज जो बार बार होता है, बुझते पारो? लेकिन मम्स बार बार नहीं होता, चिकन पॉक्स बार बार नहीं होता। अगर किसी का रिलैप्स कर रहा है तो इसका मतलब इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था, मतलब मेमोरी सेल्स उतना स्ट्रांग नहीं था। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग मतलब क्या है? बॉडी रिमेंबर करेगा नेचर ऑफ एंटीजन, है तो इम्यून रिएक्शन दैट हैड ऑकर्ड, तो मेमोरी सेल्स आर वीक, शॉर्ट लिव्ड, और इसीलिए बार बार होता है। इन्फ्लुएंजा हो गया, बाकी जो भी है ना? ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? डेफिनेटली एंटीजन टू एंटीजन वेरी करेगा कि किस कैसा एंटीजन आया और कैसे मेमोरी सेल्स आया, सिंथेसिस कैसा हुआ, मेमोरी सेल्स का डीएनए में क्या है, वो डिटरमाइन करेगा। आप लोग पढ़े हो टाटा बॉक्स? टाटा बॉक्स सुना है आपने? प्रिमनाउ बॉक्स सुना? नहीं सुना? सुना छो टाटा बॉक्स? ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ो तुम। तो डीएनए में एक कोडिंग होता है दैट विल डिटरमाइन द लॉन्जिविटी ऑफ द सेल। जो प्रोग्राम सेल डेथ हम लोग कहते हैं, जब भी एक सेल सिंथेसिस होता है, जब भी एक सेल का बर्थ होता है, इट इज डेस्टिन्ड टू डाई, वो मरेगा ही। कब मरेगा वो डिटरमाइन करता है डीएनए में कोडिंग क्या है और उसका टेलोमरेज एक्टिविटी कैसा है। टेलोमरेज एक्टिविटी विल डिटरमाइन द सेल डेथ। কি বললাম বুঝতে পেরেছো? इसीलिए कैंसर में सेल्स आर इमॉर्टल, আমরা বলি না ইমর্টাল সেলস কেন? बिकॉज द टेलोमरेज एक्टिविटी इज ग्रेटली रिड्यूस्ड कैंसरे। टेलोमरेज की करे क्रोमोसोम का साइज डिक्रीज करवा देता है एंड अल्टीमेटली द क्रोमोसोम डाइज, अल्टीमेटली द सेल डाइज। तो ये जो टेलोमरेज एक्टिविटी है, टेलोमरेज क्या है? एंजाइम है। तो टेलोमरेज एंजाइम अगर सिंथेसिस होना है तो जीन से होगा। वो जीन डीएनए में कोडिंग में रहता है, डीएनए का कोडिंग में रहता है। वो कोडिंग को टाटा बॉक्स कहते हैं। এই যে কথাটা বললাম এটাকে আবার রেকর্ডিংটা শুনে নিস, টাইমটা দেখে রাখ, শুনে নিবি, ঠিক আছে? तो यही मैंने कहा कि हमेशा याद रखना कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो होता है तो वो होता है अपना टेलोमरेज एक्टिविटी के वजह से, ठीक है? तो लॉन्जिविटी ऑफ अ सेल विल बी डिटरमाइंड बाय दैट। टी मेमोरी का भी वही है, उसका लॉन्जिविटी जो है दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द डीएनए, ठीक है? वो डिटरमाइन करेगा कब तक, कितना दिन तक वो याद रखेगा। मैंने टी मेमोरी हो गया, बी मेमोरी हो गया, कितना इफेक्टिव होगा वो, कितना ज्यादा दिन तक वो याद रहेगा रखेगा, दैट विल डिटरमाइन। समझ में आया? इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे,
तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो ये क्वेश्चन का एक्सटेंशन समझ में आ गया आपको। और इम्यूनोलॉजिक मेमोरी माने सेकेंड टाइम, देन अगेन व्हेन द सेम एंटीजन reinfect, then there is a severe immune response, and thus the antigen is evaded away. evaded लिख ले, अवे लिखता है ना जाए, ठीक है समझ में आया? And this is called secondary immune response, which is also called anamnestic response. So this phenomena is called secondary immune response or anamnestic response. तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स और एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स, इसका जो ग्राफ है बेटा, এটা হলো एंटीजन और ब्लड, एंटीजन इन ब्लड इन रेस्पॉन्स टू दैट एंटीबॉडीज। इसका जो रिएक्शन है ना, ভুল বললাম, সরি, এক সেকেন্ড, এটা হলো অ্যান্টিজেন ইন ব্লাড আর এটা হলো টাইম, নাম্বার অফ ডেজ, और এটা আছে। তো দিস ইজ লাইক দিস। ফার্স্ট স্লোপটা দেখো, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্লোপ, दिस इज द फर्स्ट स्लोप। सेकंड स्लोप देखो, तो दिस इज द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, दिस इज द सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। देखो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स का स्लोप देखो कितना शार्प, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स इज मोर सीवियर, ठीक है? द स्लोप ऑफ द कर्व विल डिटरमाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? दिस इज कॉल्ड द एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स व्हिच इज रिलेटेड टू इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। ठीक, डन हो गया। तो हम लोगों ने ग्राफ्टिंग पढ़ लिया, हम लोगों ने ऑल द फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ लिया, एंड नाउ वी विल स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रिएक्शन किस तरह से होता है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। उसमें 3-4 चीज आपको लगेगा कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, फिर सर क्यों लिखा रहे हैं? मैं लिखूंगा, जरूरी नहीं है कि आप उसको याद रखो, लेकिन विदाउट राइटिंग दैट आई कैन नॉट टीच। तो अगर मुझे इम्यून रेस्पॉन्स लिखाना है तो वही करना है। उसमें आपको कोई सवाल अगर होगा तो उसको नहीं पढ़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको कंप्लीट करना है मुझे। और उससे पहले एक और चीज हम कहेंगे माय डियर, जरा ध्यान दीजिएगा। There is another thing that we will study right now, that is called CD. What do you mean by CD? A term is very important. CD. What is CD, my dear? CD is called the cluster of differentiation. ये क्या है? खाते हैं या सर पे लगाते हैं, किसी को पता नहीं। Cluster of differentiation का मतलब है my dear, these are glycoproteins which are present on the surface of lymphocytes, whether it is B lymphocyte or T lymphocyte. So first of all ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। व्हाट आर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन? सो these are the glycoproteins which are present on the surface of lymphocytes. So these are the glycoproteins which are present on the surface of the lymphocytes. ये lymphocyte B lymphocyte भी हो सकता है, T lymphocyte भी हो सकता है। So both B cells as well as T cells। अच्छी बात है। सोचो, आप सोचिए एक चीज कि अगर ये एक सेल है और इसके ऊपर मान के चलिए ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है। जनरली सेल का ग्लाइकोप्रोटीन जो है दैट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, सेल के सरफेस पे है, आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है। अगर वो अंदर है दैट इज इंट्रिंसिक, दिस इज एक्सट्रिंसिक।
दिस इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दिस इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये तो आपको पता है ना एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक का कॉन्सेप्ट। तो बाहर का एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन है दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन, दिस इज जीपी। अगर ये जीपी है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का बेनिफिट क्या है? These act as cell surface markers. They act as cell surface markers. मतलब they will help the cell to be recognized by others. They will help the cell to be recognized by others. That is a cell surface marker. So this behaves as cell surface markers. मतलब helps the cell to be recognized. That is helps the cells to be recognized by others. Others can be anything that I will tell you later. So it acts as cell surface markers. याद रखना जरूरी है my dear. So whenever we say CD, CD के कई सारे टाइप्स हैं, हम ज्यादा टाइप्स नहीं पढ़ाएंगे आपको। मैं CD28, CD79, CD4 ये 3 पढ़ाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, हर सेल में, जैसे टी लिम्फोसाइट में मैं दिखा रहा हूं एक चीज। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं टी सेल्स, एग्जांपल लेते हैं बी सेल्स। আমার ঠিক যেটা यूज করব, जो मैं यूज करूंगा वही लिखूंगा, समझे ना, ज्यादा मैं नहीं लिखूंगा। एग्जांपल और एक आपको देंगे, वो बाद में देंगे। माय डियर देख, टी सेल्स में जैसे कि एक सीडी है जिसको कहते हैं CD4, इस तरह से लिखा जाता है। कई सारे टाइप्स है। एक ऐसा एग्जांपल है दैट इज CD29। এই দুটোই আমি করাবো। I will teach you these two only. I will not teach a single one beyond this. On B cells इसका एग्जांपल में आता है बेटा CD79। केवल यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे हम, बुझते पेरेছো? सो जितना जरूरी है उतना ही लिखा है मैंने। केनेथ पानी पी, ठीक है? Am I clear up to this? किसी के मन में कोई भी दुविधा? तो दिस इज ऑल अबाउट क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हो गया, क्लोज हो गया। एनी डाउट्स एनीवन? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग हाउ द इम्यून सिस्टम एक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इसके बाद। पहले ये बोर्ड वर्क को देख लीजिए, वॉट एवर आई हैव डन। इसके बाद इसका फोटो ले लीजिए एंड देयर आफ्टर मैं उसका डिस्कशन करूंगा, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। ভাগ্যলক্ষ্মী ফটো তুলে দাও, গ্রুপে দিয়ে দাও। এই মেয়েটাকে গ্রুপে জয়েন করেছিস? হ্যাঁ, ঠিক আছে। केनेथ तुझे नींद आ रहा है? पानी पिया? हाँ, हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट, है ना? ATP will break into ADP plus PI. ATP hydrolase is the name of the enzyme which requires water. Hey, hydrolase काके बोले? The enzymes which can break an organic molecule by using water. याद है कौन कौन सा बॉन्ड टूटता है? CC बॉन्ड। भूले গেছিস? এই মাথা নিচু করছিস কেন? কি বললি? হ্যাঁ, ভেরি গুড, ইথার এস্টার। আর বল PX, ভেরি গুড, মানে হ্যালাইড। ছাগল, হ্যাঁ বল, তবে বল। CC, আর বল। এই দেখো, হপ, ভুলে গেছিস? ग्लाइकोसाइडिक, सुक्रोज को ब्रेक करके ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बन रहा है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सर हिला रहा है, तू सर हिला रहा है। बाकी कौन कौन याद रहेगा? मेरा स्वर्गीय पिता। वो लाइन याद नहीं आ रहा है क्या? है उसका उसका लाइन बोल, तू বল। লায়েজ তারপরে ছিল লায়েজ, বল। থাকতে হবে না, পড়াশোনা করেছিস তো, কোটায় পড়েছিস তো, বল। এটা পড়িসনি? এনজাইম পড়িসনি? মারবো চর, এনজাইম পড়িসনি? এগুলো ভলিউম 1 আছে? 158 লাস্ট সেন্টেন্স জিজ্ঞেস করছি, 158 এর লাস্ট সেন্টেন্স, পুরনো বই। কি লায়েজ? हाइड्रोलेज बोललाम, कहां कहां काम करता है? अब मैंने पूछा लाएज। हाँ हाँ, अच्छा ना? इट कैन ब्रेक एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विदाउट यूजिंग वाटर। एनसीईआरटी लिखছে লিভিং ডাবল বন্ডস।
और उसके साथ एक और चीज मैंने बताया था, अप एंड रिंग। तू जो एग्जांपल दे रहा है वो तो वही है। चले, डबल बॉन्ड विल नॉट बी ब्रोकन एंड रिंग्स विल ऑल्सो नॉट बी ब्रोकन। মনে পড়ছে কিছু? ইসলামপুর? হ্যাঁ স্যার, এরকম করলে হবে? তো টিম মেমোরি এত উইক? বুঝলি কি বললাম? আরে এনজাইম, এনজাইম পেজ নাম্বার 158। তাহলে এত টাইম লাগছে? আমার কাছে ঝট 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 মাথা কাজ করাতে হবে বেটা, इतना टाइम नहीं है। এই, তুই ভুলে গেছিস কেন? भूल कैसे गया? सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बता, सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बता। মারবো চট। লাইগেজ ছিল প্রথমে, লাইজ, তারপর লাস্ট কোথায় হলো? আবার প্রথম থেকে বল। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। আইসোমারেজ কি? ক্যাটারপিলার, তোর মনে আছে এগুলো? সব হেব্রু আর ল্যাটিন মনে হচ্ছে না? বুঝতে পেরেছো? याद तो इसी तरह से रखना है बेटा। पुरानो पढ़ा भूलले चलबे ना। नया चीज पढ़ते गया, पुराना चीज भूल गए, क्या फायदा है? क्या फायदा हुआ? अपना काम है हमेशा सोचना। जरूरी नहीं है कि किताब खोल के लोग पढ़े हमेशा, किताब बंद करके भी पढ़ाई होता है, और उसी को असली पढ़ाई कहते हैं। कितने बार सिखाएंगे? घर में घुसते ही स्विच बोर्ड कहाँ है आपको देखना पड़ता है क्या? उस तरह से एनसीईआरटी देखो, तब जाके आंसर होगा। तो इस्लामपुर, पुरानो पढ़ा मने कर। दिन में आधा घंटा इन्वेस्ट करना, पुराना कोई भी चैप्टर सोच। तू ऐसे करके सोचना है कि पहले लाइन में क्या लिखा है, हाँ अच्छा इस चैप्टर में एनसीईआरटी, हाँ ठीक है पहला लाइन, अच्छा 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 अच्छा। मैं देख सकता हूँ, आप भी देखिए, कोशिश तो कीजिए, है ना? कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा इससे। इससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगा, शांति आएगा दिमाग। नहीं तो दिमाग हमेशा उछलेगा, और वैसा होगा तो एग्जाम में परफॉर्मेंस खराब होगा। एग्जाम में बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा, तो कैटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो यूरिन फॉर्मेशन बढ़ेगा। जो लोग एग्जाम में ज्यादा टॉयलेट जाता है, इसका मतलब उसका एग्जाम खराब हो रहा है। 100% लॉजिक है। गला सूखेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या है, डक्ट कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, तो सलाइवरी डक्ट भी कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, तो माउथ ड्राई होगा। माउथ ड्राई होगा तो पानी पिएगा, ज्यादा पानी पिएगा तो हाइड्रोलाइसिस होगा, ब्रेक डाउन होगा, है ना? और ब्रेक डाउन मतलब कैटाबॉलिज्म, यूरिन फॉर्मेशन, तो बार बार टॉयलेट जाएगा। तो वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी में जो चल गया वो थोड़ी ना एग्जाम सही दे पाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि एग्जाम हॉल में सर अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन घर में बैठ के क्वेश्चन हो जा रहा है। घर में तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है, शांति। तो हमेशा पुराना चीज पढ़ो, सोचो। दिस इज इंपॉर्टेंट। इफ यू फॉरगेट द ओल्ड थिंग्स तो फंस गए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जितना भी अच्छे बच्चे हो जाओ आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ইউ উইল ফরগেট। কৃষ্ণা, এতবার আমি বলবো না, এবারে সিধা থাপ্পড় মারবো। বুঝতে পারছি, ইউ নো মি ভেরি ওয়েল। এই, ছবি তোল, এটা ঝামেলা হটা। এবারে মেকানিজম অফ ইমিউন রিয়াকশন পড়াবো, জলদি কর জলদি কর। ফটো ले लिया इसका? ভালো করে তোল। এই মাথা নামা, ভালো করে তোল। কিরে, তোর নামটা যেন কি? ইফাত, বসে বসে। নাম ভুলে যাই রে বাবা। হয়েছে? এবার ভালো করে গ্রুপে দিয়ে দে। चलो इरेज करते हैं इसको। ये बाबा, भुवनेश्वर, तूने कितना बड़ा गलती किया पता है? बता दीजिए, मेरा चाय ठंडा हो गया, बता दीजिए। इरेज करे इसको बेटा।
नाउ कुछ चीजें याद दिला देते हैं। सपोज दिस इज अ टिश्यू, ये फोटोग्राफ याद है आपको जरूर, ये टिश्यू है। हियर गोज द ब्लड वेसल, याद है, ये फोटो याद है। एंड हियर गोज द एंटीजन विच हैज इन्वेडेड द टिश्यू। एंटीजन का शेप थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हियर गोज द एंटीजन which has invaded the tissue. This is the antigen, this is the tissue, पढ़ाया था मैंने। This is the blood vessel which is supplying the tissue, BV माने blood vessel, डन, ये तो पढ़ाया था मैंने। अब मैंने क्या कहा, जैसे ही एंटीजन इन्फेक्ट करेगा टिश्यू पे तो क्या होगा, मैंने क्या कहा था, द फर्स्ट रिएक्शन विल बी द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, रिलीज ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन इज अ vasodilator, so it is vasodilatation, vasodilation नहीं, dilatation, समझ में आया। and then what happens, tissue, and then the blood vessel is vasodilated, the blood vessel is vasodilated, है ना बेटा। and then this is the antigen, ये हो गया antigen, this is the dilated blood vessel, and the dilated blood vessel will release histamine, तो बोल रहा मैं, adhesive substances, so release of adhesive substances কি করে হবে, তোরা এত ভুলে যাস, इतना भूल जाता है बेटा, हाँ। तुम लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं किया कभी कॉन्सेंट्रेट करना, किसी ने सिखाया भी नहीं, और तुम लोग कभी कॉन्सेंट्रेट किया ही नहीं। कॉन्सेंट्रेट जैसे ही करने गया तैसे ही मोबाइल ओपन कर लिया। यही तुम लोगों का जिंदगी का सबसे बड़ा गलतियां है। ये आया, व्हाट आर दीज आर द एडहेसिव सब्सटेंसेस, एंड देन दीज आर द सेल्स। ये है न्यूट्रोफिल, ये है मैक्रोफेज व मोनोसाइट, है ना, ये अटैच हो गया, दिस इज कॉल्ड एडहेशन, दिस इज कॉल्ड एडहेशन। नेक्स्ट, diapedesis. So what is diapedesis? Squeezing out of WBC through the walls of the blood vessel, पढ़ाया था मैंने। तो WBC बाहर आ गया walls of the blood vessel से, तो इससे बाहर आ गया, मोनोसाइट आया, न्यूट्रोफिल आया, है तो, एंड हियर गोज द एंटीजन, पढ़ाया था मैंने। एंड देन अब क्या होगा, chemotaxis, what I said, that depending on the nature of the antigen, the nature of antigen will determine whether macrophage will move towards it or whether neutrophils will move। তাহলে न्यूट्रोफिल जाबे कि मैक्रोफेज जाबे, that will determined by the nature of antigen, তাই না। so the nature of antigen determines that is, अच्छा, that is chemotaxis, তাই না। chemotaxis মানে কি, movement in response to the chemical, what chemical, the chemical nature of antigen। so chemical nature of the antigen determines the WBC which will move towards it। the chemical nature of the antigen will determine whether WBC, whether macrophage will go or the monocytes will go, তাই তো। that is called chemotaxis, that means movement in response to chemicals। next is phagocytosis, তাই তো। next is phagocyte, হ্যাঁ, সেটা এখানে হবে। केमोटैक्सिस के दौरान ही सेरोटोनिन रिलीज होगा, सेरोटोनिन विल रेस्टोर, विल अंडरगो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये जो ब्लड वेसल डायलेट होके रहा है ना, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ब्लड वेसल विल कम टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, है ना।
तो रेस्टोरेशन ऑफ द ब्लड वेसल टू द ओरिजिनल कंडीशन एंड देन फेगोसाइटोसिस। अब ये फेगोसाइटोसिस का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो इट विल अंडरगो फेगोसाइटोसिस। लेट्स कंसीडर दिस इज द macrophage which has gone. Let's consider this is a macrophage. So what will the macrophage do? Let's consider first of all, this is what? This is the antigen that has been engulfed by the macrophage. And then this is called the phagosome. তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো? This is the phagosome. ये solid होगा तो phagosome, अगर liquid होगा तो fluid होगा तो pinosome. Because solid होगा तो phagocytosis, fluid होगा तो pinocytosis. So that will be pinosome. Correct? Now, here goes lysosomes. These are the, for example, these are the lysosomes. Lysosomes. Thick. What are these? These are the lysosomes. Lysosomes will contain hydrolytic enzymes containing hydrolytic enzymes. है ना? Containing hydrolytic enzymes, my dear. है ना? And then they will release these hydrolytic enzymes. All these will be released. Right? And finally ये release करके क्या करेगा? क्या करेगा? इंग्लिश का ठीक है, सेल लाइसिस। मैंने पढ़ाया था सेल लाइसिस। द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ फैगोसाइटोसिस क्या है? सेल लाइसिस। तो इट विल कॉज सेल लाइसिस। नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ इम्यून रिएक्शन अगर इस तरह से होगा, आइदर न्यूट्रोफिल आएगा तब भी सेल लाइसिस, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स आर आल्सो फैगोसाइटिक सेल्स, मोनोसाइट्स आर आल्सो फैगोसाइटिक सेल्स, इओसिनोफिल्स दे आर आल्सो फैगोसाइटिक सेल्स। मैंने बताया था आपको। तो दिस कैन बी इओसिनोफिल, दिस कैन बी न्यूट्रोफिल। मने আছে? इओसिनोफिल कब बढ़ेगा? इओसिनोफिल का लेवल कब बढ़ेगा? जब, दिमाग लगाओ, नहीं, जब इंफ्लामेटरी नहीं, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इज एलर्जी। बेटा इन्फ्लामेशन कुछ भी हो सकता है, हर इन्फ्लामेशन एलर्जी होगा कोई जरूरी नहीं है। एलर्जिक रिएक्शन अगर होगा तो ये बोललाम इओसिनोफिल का काउंट इंक्रीज होता है। एलर्जिक रिएक्शन अगर होगा, हाँ वो तो আরেকটা আছে, एलर्जिक रिएक्शन या तो पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, ये पढ़ाया था मैंने बेटा पिछले दिन। पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन होगा तो क्या इंक्रीज होगा? इओसिनोफिल काउंट, इओसिनोफिल काउंट इंक्रीज्ड। और अगर एंटीबॉडी बनेगा तो आईजीई का नंबर इंक्रीज होगा। और जनरली लोगों को पता नहीं होता है, लोगों गलत करते हैं बेटा। हमेशा लोग सोचते हैं कि न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेज फैगोसाइटिक सेल्स है, लेकिन माय डियर इओसिनोफिल्स आर आल्सो फैगोसाइटिक सेल्स। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इओसिनोफिल्स आर आल्सो फैगोसाइटिक सेल्स, याद रखिएगा बेटा। तो ये जरूरी नहीं है केवल मैक्रोफेज आए या न्यूट्रोफिल आए, इओसिनोफिल भी आ सकता है ना? नेचर ऑफ एंटीजन डिटरमाइंस व्हिच विल कम। अगर एलर्जिक रिएक्शन का एंटीजन है तो इओसिनोफिल पहले आएगा। समझ में आया कि बोलना? बुझते পারছো? तो हमेशा दिमाग का बत्ती जलाओ। एंड देन तो एनीवे सेल लाइसिस, अगर सेल सही से लाइसिस नहीं कर पाया तो क्या होगा? अगर सेल सही से लाइसिस नहीं कर पाया तो क्या होगा? अभी मैंने बताया, होल्ड द एंटीजन ऑन द सरफेस विद द हेल्प ऑफ MHC2, वही तो होगा। तो सेल लाइसिस नहीं कर पाया, इफ फेल्स। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इससे मार दिया तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी खुश, सिस्टम भी खुश। लेकिन इफ fails to phagocytose, then the macrophage will hold the antigen on its surface with the help of पढ़ाया था ऑलरेडी, ये लेक्चर आप देख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है? तो इट विल होल्ड द एंटीजन ऑन द सरफेस। लेट्स टॉक ऑफ दिस, लेट्स टॉक ऑफ दिस। 15 মিনিট, ঠিক আছে।
देखिए ध्यान से, लेट्स कंसिडर दिस इज द मैक्रोफाज, ठीक, न्यूक्लियस, किडनी शेप न्यूक्लियस, जिसको हम लोग रेनिफॉर्म न्यूक्लियस कहते हैं, एंड हियर द मैक्रोफाज इज होल्डिंग द एंटीजन ऑन इट्स सरफेस। अच्छी बात है, वो भी बहुत अच्छा चीज है, चलो होल्ड करो। तो इट इज होल्डिंग द एंटीजन ऑन द सरफेस विद MHC2। कोई दिक्कत? तो दिस इज द एंटीजन, दिस इज MHC2। जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, एंड इट विल कॉल अपॉन होम, द टी लिम्फोसाइट्स, बताया मैंने। अच्छी बात है। तो व्हाट विल इट डू दिस कॉम्बिनेशन? अब ये MHC2 कहां से आया, कौन सा क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम ऑफ मैक्रोफाज? ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6, इट्स एन ऑटोसोम। Human chromosome number 6, it is an autosome. It is called immunological chromosome. Even the antibodies are produced from human chromosome number 6. एंटीबॉडीज जो भी है, जितने भी एंटीबॉडीज है माय डियर, सब ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6 का प्रोडक्ट है। MHC ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6। तो इम्यूनोलॉजिक क्रोमोसोम किसको कहते हैं बेटा? ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये जो मैक्रोफाज के अंदर हमने होमोलोगस क्रोमोसोम कंसीडर करा, याद कर, याद कर, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस माने की वन फ्रॉम द फादर, वन फ्रॉम द मदर, তাহলে এখানে যে ক্রোমোসোম আছে সেই ক্রোমোসোম নাম্বারটা কত? 6। उसके अंदर MHC जीन मैंने पढ़ाया था। কি হলো কৃষ্ণা রে, মাথা থেকে সব বেরিয়ে গেছে? क्या वो बुखार, उल्टी, फिर सर चकरा रहा है? हाँ, थोड़ा पानी पी और पीछे जाके लेट जा। उधर लेटेगा, सफोकेटिंग लग रहा है, तो एक बार बाहर जा, पानी पी। यू नीड टू ड्रिंक वाटर। पहले पानी पियो थोड़ा, और धीरे धीरे पानी पियो, है ना, और डीप ब्रेथ ले ले, खींच के थोड़ा वेट कर, फिर छोड़, आराम से सही हो जाएगा। ठीक है, टेंशन ले लिया ज्यादा। পরে আসবে, কিলারই আসবে, কি বলেছে, কিন্তু ওটা बाद में आएगा। धीरे धीरे पानी पी, और थोड़ा इधर मुंह में थोड़ा पानी देके आ सकता है, इधर नेप ऑफ द नेक में पानी देके आ सकते हो, ठंडा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पैरासिम्पैथिक स्टिमुलस बढ़ जाएगा। एवरी गेम इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक बेटा, कुछ ज्यादा ही सिंपैथेटिक स्टिमुलस हो गया तेरा। ठीक है, चल शुरू करें। तो मैं क्या कहा बेटा, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया MHC2। सोच, MHC2 मैक्रोफाज along with एंटीजन, ताई तो कॉम्बिनेशन को सोचो। तू रेस्ट लेगा थोड़ा, उधर जाके रेस्ट ले लेना, नहीं ठीक है क्या? घर, तो इधर बैठ के उधर बैठ जा, क्या दिक्कत है? रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें क्या दिक्कत है? अरे बाप रे बाप। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है, अब ये क्या करेगा, दिस विल कॉल अपॉन टी लिम्फोसाइट्स। अब टी लिम्फोसाइट को बुला रहा है, कहां से बुलाएगा? इन्यूमरेबल नंबर ऑफ टी सेल्स है, बहुत सारे टी सेल्स है ना। ठीक है, डीप सांस लेते रहे, डीप सांस ले बेटा। तो देख, ध्यान से देख, ये क्या है ना, ये ऐसे थाली लेके, प्लेट लेके हर किसी के पास जाएगा। ये कॉम्बिनेशन जो करा, ये कॉम्बिनेशन जो करा, ये करके हर किसी के पास वो जा रहा है। इसके पास गया एक टी लिम्फोसाइट विथ अ स्पेसिफिक रिसेप्टर, विथ अ स्पेसिफिक रिसेप्टर माने CD। और ये जो आपका एंटीजन है, उस एंटीजन से कंपैटिबल एक रिसेप्टर और CD। तो टी लिम्फोसाइट देखो, सपोज ये टी लिम्फोसाइट, बहुत सारे टी लिम्फोसाइट्स है, ध्यान से देख, बहुत सारे टी लिम्फोसाइट्स है। सपोज दिस इज अ टी लिम्फोसाइट, ठीक है, और ये, ঠিক আছে একটাই করলাম, এটা আরেকটা টি লিম্ফোসাইট, এটা আরেকটা টি লিম্ফোসাইট, এটা আরেকটা टी लिम्फोसाइट। तो देखो हर एक अलग अलग रिसेप्टर्स है टी लिम्फोसाइट के ऊपर, देखा आपने? दीज आर कॉल्ड टी सेल रिसेप्टर्स, दीज आर TCR माने टी सेल रिसेप्टर्स। अलग अलग टाइप्स है, लेट्स कंसीडर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। और ये कॉम्बिनेशन लेके हर किसी के पास जाएगा, जिसके साथ कंपैटिबल होगा उसके साथ ही वो बाइंड करेगा। तो आउट ऑफ इन्यूमरेबल नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स only one is selected. Out of innumerable number of T lymphocytes, only
That is called clonal selection. That is called clonal selection. पहले टी किलर नहीं आएगा, तो पहले आउट ऑफ इन्यूमरेबल नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट एक को सिलेक्ट करेगा. सो ये कॉम्बिनेशन जो है दैट इज मैक्रोफाज. हाँ हाँ, सभी प्राइमरी रेस्पॉन्स है. मैक्रोफाज के साथ क्या है, MHC2 प्लस एंटीजन. ये दिस विल सिलेक्ट ए स्पेसिफिक T lymphocyte out of many which is compatible with the antigen. तो एंटीजन के साथ compatible है ऐसा एक T lymphocyte वो सिलेक्ट करेगा. आउट ऑफ इन्यूमरेबल नंबर ऑफ T lymphocytes, out of millions of T lymphocyte, one will be selected. बताएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहा है? बताएंगे ना. स्पेसिफिक इसीलिए है क्योंकि एंटीजन का स्पेसिफिक रिसेप्टर अगर टी सेल में है उसी को सिलेक्ट करेगा. बहुत सारे टी लिम्फोसाइट्स ऑलरेडी प्रेजेंट, आउट ऑफ विच वन विल बी सिलेक्टेड. फिर उसके बाद क्या होगा वो बताएंगे ना. डोंट वरी, इतना जल्दबाजी मत कर. चल, क्या बताया मैंने, ये हो गया. दिस इज कॉल्ड क्लोनल सिलेक्शन. Called clonal selection. कल भी पढ़ाएंगे, टेंशन क्या है, आराम से. क्लोनल सिलेक्शन हो गया. आउट ऑफ मेनी वन इज सिलेक्टेड. तो लेट्स कंसिडर द clonally selected T lymphocyte. Let's consider this is the selection. Suppose TCR1 is selected. For example, TCR1 is selected. ठीक है, इसको सिलेक्ट करा. तो लेट्स कंसिडर द क्लोनली सिलेक्टेड टी लिम्फोसाइट बेटा. सो हियर गोज द क्लोनली सिलेक्टेड टी लिम्फोसाइट. दिस इज द क्लोनली सिलेक्टेड टी लिम्फोसाइट जिसमें देयर आर, दिस इज द TCR1. दिख गया आपको, दिस इज द TCR1. ठीक, कोई दिक्कत? वेरी मच इन द सेम वे जिसके बारे में मैंने कहा था. मैंने बताया था पढ़ाएंगे इसके बारे में. सो कॉम्बिनेशन क्या रहा, मैक्रोफाज का MHC2 प्लस एंटीजन प्लस सिलेक्टेड टी लिम्फोसाइट प्लस CD4. फिरे যাবি, ঠিক আছিস? তো নিঃশ্বাস নিচ্ছিস না কেন? মুখ দিয়ে নেবে না, এরকম ভাবে डीप ब्रेथ ने, एयरটাকে ধরে রাখ. अब अच्छा, ज्ञान मत दे मुझे, मैं जो बोल रहा हूं वो कर. हाँ ठीक है. अब देख कॉम्बिनेशन माय डियर. तो ये कॉम्बिनेशन क्या आया, लेट्स कंसीडर. व्हाट डिड वी डू? वी डिड MHC2 प्लस एंटीजन प्लस CD4 प्लस TCR1. दिस इज द कॉम्बिनेशन. जब ये कॉम्बिनेशन हुआ देन व्हाट हैपेंड, ध्यान से देखिएगा. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ टी लिम्फोसाइट. और न्यूक्लियस के अंदर जीन, क्रोमोसोम के अंदर जीन, तीनटे जीनेर कथा আমি বললাম ABC. ये जरूरी नहीं है, आपका नीट का क्वेश्चन नहीं है. ये नीट का, ये पर्टिकुलरली ये नीट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक एप्लीकेशन है जो नीट का है, बताते हैं अभी. तो ये देखिए, पहले ये कॉम्बिनेशन होगा. अब क्या है, क्योंकि ओटा कोड़ाते गले इसको छोड़ के नहीं करा सकते. अब देख, दिस विल एक्टिवेट. व्हाट इज दिस? दिस इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन. पढ़ाया था कुछ देर पहले, दिखाया था मैंने, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक दिखाया था ना. तो इट विल एक्टिवेट द इंट्रिंसिक प्रोटीन. सो दिस कॉम्बिनेशन will activate, will give a positive stimulus, plus माने की positive signal to the intrinsic protein in T cells, no, of T cells, I'm sorry, of T cells, ताई तो. and this protein, this combination जैसे इसको stimulate करेगा, this will give the first signal to the nucleus.
So this will give, this will activate, this will give a signal, this signal number 1 to the nucleus of T lymphocyte. तो T lymphocyte का जो न्यूक्लियस है माय डियर, उसको एक्टिवेट करेगा. Step number 1 is done. Step number 2. Step number 2 is, this is what? It's a macrophage. ये तो पता है आपको. It's a macrophage. right? तो this macrophage will release a chemical which will act or stimulate the T lymphocyte. So macrophage is a WBC, माने leukocyte. T lymphocyte is also a WBC, that is a leukocyte. So this chemical is such a chemical which is acting between two leukocytes, right? So interleukin. I told you cytokine barrier पढ़ाया था मैंने आपको. इंटर दोनों इंटरल्यूकिन दोनों ल्यूकोसाइट के बीच में ये केमिकल काम करेगा. Am I clear? So there will be a chemical which is released, my dear students, from the T lymphocyte, that is called interleukin 1. So IL, this is interleukin. So interleukin क्या है ये? It's a cytokine. It's a cytokine. What is cytokine? A chemical released from a cell is cytokine. Any chemical released from cell is called cytokine. Right? So interleukin, it's a cytokine which acts between two leukocytes. वही तो हुआ. देखो दोनों ल्यूकोसाइट के बीच में काम कर रहा. So interleukin IL-1 released by macrophage and acts on the T cells after complementing with its receptor on T cell. माने ये interleukin 1 आया, interleukin 1 will bind to the receptor of interleukin 1 that is present on the T lymphocyte. This is the receptor of IL-1. तो ये कॉम्बिनेशन क्या हुआ? इंटरल्यूकिन आपका एग्जाम का क्वेश्चन है. IL-1 रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट नहीं करा पाएंगे. सो इंटरल्यूकिन 1 का रिसेप्टर के साथ बाइंड करा एंड देन इट विल सेंड अ सेकंड सिग्नल टू द न्यूक्लियस. समझ में आया? एंड देन इट सेंड्स अ सेकंड सिग्नल टू द न्यूक्लियस. ठीक ना? डन हो गया? डन हो गया? Third, there is a chemical which will be released. There will be a chemical which is released by, it's a chemical which is called a contact molecule. मतलब they will communicate and contact. This is the contact molecule that will interact with the T lymphocyte and the macrophage. This is called contact molecule B7 इसका नाम है. ये आपको याद नहीं रखना है. But it will interact with its receptor again on the T lymphocyte. This receptor is called, मैंने आपको OREX CD बताया था, that is CD29. And then the third signal. ये तीन सिग्नल आज पढ़ो. ये तीन signals. Signal number 3. So, a contact molecule B7, a contact molecule B7 interacts with its receptor within bracket CD29 on the T cells or T lymphocyte. Will send another signal to the nucleus. न्यूक्लियस गेट्स एक्टिवेट. अब न्यूक्लियस एक्टिवेट होकर क्या करेगा वो हम लोग कल पढ़ेंगे. लेकिन फाइनली ये तीन रिएक्शन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा. ठीक है? अल्टीमेटली कैसे वो रिएक्ट करेगा, कैसे एक टी लिम्फोसाइट दूसरे टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा, टी लिम्फोसाइट से बी लिम्फोसाइट कैसे एक्टिवेटेड होते हैं, सब पढ़ेंगे. लेकिन फिलहाल इतना तक, इससे ज्यादा नहीं. Am I clear?
देख लीजिए, देख लीजिए बेटा, देखे ना? तो ये समझ में आया? वो तो हर किसी के लिए क्लियर है, स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस। उसके बाद मैंने कहा मैक्रोफेज विल होल्ड द एंटीजन ऑन द सरफेस, जिसका प्रेजेंटेशन ये है। और फिर कॉम्बिनेशन CD4, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इसीलिए CD दैट इज प्रेजेंट। और क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन क्या करता है, देखो MHC के साथ इंटरेक्ट करता है। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन केमिकल्स के साथ इंटरेक्ट करता है ना? दिस इज द कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल व्हिच इज रिलीज्ड बाय द मैक्रोफेज, इंटरेक्ट्स विद दिस रिसेप्टर। So all these CDs are present. These CDs are present on the surface of T lymphocytes. हाँ, T lymphocytes বুঝতে পারছো? Similarly B lymphocyte के ऊपर भी कुछ कुछ ये प्रेजेंट है ना? क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है। बुझতে পারলি? इसका फोटो ले ले, फिर पढ़ाएंगे कल। ठीक है कृष्णा, ठीक है जी, चले जा।